नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते खबरों का। औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का सीधा प्रसारण बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में जन सामान्य और अधिकारी ने देखा। इस योजना में मथुरा के लिए 21 निवेशकों ने हिस्सा लिया, जो मथुरा में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। इन इकाइयों में लगभग 1150 लोगों का रोजगार सृजन होगा। इसको लेकर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि उद्योगपति प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं और निवेश भी कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से संचालित टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थी महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आज का कार्यक्रम था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो इन्वेस्टर्स को बुला के पूरे देश से लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सब मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे चल रहा है। तो उसका यहाँ पर हमारे मथुरा में से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ के उद्योगपति भी जितने भी हैं, जो 3 करोड़ से कम, 3 करोड़ और 3 से कम वाले आ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी लोग बड़े बड़े उद्योगपति आने के लिए तैयार नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इतना सुरक्षित नहीं थे। तो आज सब लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को। तो उन्होंने जो इतना साफ अच्छा करके रखा है, इसकी वजह से सब लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पुलिस बल और आरआरएफ बल के जवानों के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पैदल मार्च के साथ साथ पुलिस ने कई इलाकों का जायजा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नोएडा में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, तो वही शांति व्यवस्था को लेकर ये मार्च निकाला गया और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी तरह की अफवाह में लोग ना आए। तो आपको बता दें कि लोगों से कहा गया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। बता दें कि नोएडा जोन के थाना फेज 1 क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए ये पैदल मार्च निकाला गया। तो नोएडा में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, जहां शांति व्यवस्था को देखते हुए ये मार्च निकाला गया। आज शाम को नोएडा जोन में साइंस सिटी और मेरे द्वारा मेरा टीम पूरा सहित हम लोग सेक्टर 8, 9, 10 में निश्चित आबादी है और मंदिर मस्जिद जहाँ भी है, हम लोग पूरा एक एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज किया है और पैदल गश्त भी इसका अंग है, जिसमें हम लोग जो पैदल गश्त के दौरान हम लोग जन संवाद का भी स्थापित किया है। इसमें जो मंदिर का प्रतिनिधि है उनसे भी बात किया है और जामा मस्जिद का इमाम साहब से भी बात किया है। एक तरफ ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। प्रदेश में अन्य जनपद में जो घटना कभी होगी या होती है, खबर मथुरा से है, जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। वहीं बता दें कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था और हर खबर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि शहर के पोस्ट इलाके कृष्णनगर में पंजीकृत अस्पताल चल रहा था। वहीं हर खबर पर खबर को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 2 बार नोटिस भी जारी किया था। 2 साल से मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था और आपको बता दें कि हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग की एनओसी भी नहीं थी। तो मथुरा की खबर आपको बता रहे, जहां हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल को सील किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 342,000 रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामद के लिए पहुंच गई तो एक बदमाश छुप गए। वही हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने के बाद एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से 2,13,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो वही जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हो गया। देखिए 26 मई को एक कलेक्शन एजेंट जो कि जेवर से कलेक्शन करके 3,42,777 रुपए लेकर कार से जा रहे थे। 3 बदमाशों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे सवार थे तमंचा दिखा करके उनको ओवर पावर करके रुपए लूट लिए गए थे। तत्काल इसमें 3 टीम गठित की गई थी। एसओ जेवर अंजनी कुमार सिंह और उनकी टीम द्वारा लगातार इसमें घटनास्थल से लेकर के इनके आने जाने वाले रास्तों में फरीदाबाद तक इन लोगों ने सीसीटीवी का विश्लेषण किया। गहन मेहनत की, बहुत ही अथक परिश्रम के बाद तीनों अभियुक्तों की पहचान हुई। आज मुखबिर की सूचना पर पता चला कि 2 अभियुक्त उसी मोटरसाइकिल से फिर यहां आ रहे हैं। इस पर इनकी टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके पास से जो लूटे हुए पैसे थे उसमें 2,13,000 रुपए, जो घटना में प्रयुक्त बैग, मोटरसाइकिल, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाए थे वो सभी बरामद हुआ। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। वहीं 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 13 जून तक नाम वापसी हो सकती है। 20 जून को वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 20 जून को ही शाम 5 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। तो लखनऊ में एमएलसी चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। 13 सीटों पर ये चुनाव होना है और 20 जून को इसमें वोटिंग की जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। यूपी में दोबारा जीत हासिल करने के बाद योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रख रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल गए। और इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस दौरान उद्योगपति गौतम अडानी सहित देश के कई अन्य बड़े उद्योगपति भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। तो ये उद्योगपति गौतम अडानी ने योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी सरकार का प्रशासन और जल्द निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक है। साथ ही कहा कि मुझे गर्व है कि हमारा अडानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग कर रहा है। खबर लखनऊ से है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ का हार्दिक स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा संसद क्षेत्र है, इसलिए शायद मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। साथ ही कहा कि सीएम योगी प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के प्रति लगन, कर्मठता व ईमानदारी की वजह से ही इस ईज ऑफ डूइंग मामले में यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। मुख्यमंत्री को समय देना, उनके लक्ष्य देकर सहयोग देना प्रधानमंत्री की आदत में शुमार है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभिनंदन किया, जहां आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी का स्वागत किया।
केंद्र की मोदी सरकार की 8 साल पूरे होने पर बदायूं के जिला पंचायत सभागार में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों का विमोचन किया गया, साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री BL वर्मा ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी बताया। इस मौके पर बदायूं के बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता और भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भी मौजूद रहे। तो रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन बदायूं में किया गया, जहां पर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वही सरकार की उपलब्धियों का इसमें विमोचन हुआ। मोदी का संकल्प था कि अगर 1 रुपए जो 60 साल के शासन में जो विकास के काम नहीं हुए, उससे ज्यादा 8 साल के माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हुए। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाने का काम किया। माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, ABVP 9 जुलाई को 75वां स्थापना दिवस मनाएगी। और आपको बता दें कि स्थापना दिवस पर ABVP ने 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। इस दौरान कॉन्फ्रेंस के दौरान ABVP ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बंद हो की बात कही है। वहीं अपना स्थापना दिवस को लेकर ABVP काफी खुश है। तो लखनऊ में ABVP मनाएगी स्थापना दिवस, जहां आपको बता दें कि 9 जुलाई को 75वां स्थापना दिवस ABVP मनाएगी और 1 करोड़ पौधारोपण का इसमें जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो इसको लेकर ABVP के छात्रों में काफी खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। कुशीनगर के जिला पंचायत सभागार में बीजेपी के जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही मोदी सरकार की 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान सांसद विजय दुबे ने कहा कि जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। बता दें कि इस दौरान विधायकों समेत सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कुशीनगर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पुस्तक के विमोचन का भी आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कुशीनगर में यह पुस्तिका विमोचन का आयोजन किया गया। वही सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम में चर्चा भी की गई। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर दोपहर नमाज के बाद बवाल हुआ। बताते कि कई सड़क पर प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल हुआ। तो वही बवाल इतना बढ़ गया कि पथराव कर कई गाड़ियां तोड़ दी गई और फायरिंग के साथ बमबाजी भी हुई। वही पथराव में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। बवाल की सूचना पर डीएम और संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचे और आरोप है कि प्रदर्शन के बाद वर्ग विशेष की ओर से पथराव शुरू हो गया। जवाब में दूसरी तरफ से भी पथराव किया गया। खबर लखनऊ से, जहां कानपुर की घटना के बाद राजधानी लखनऊ में सतर्कता बढ़ाई गई। वहीं इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला के नेतृत्व में हजरतगंज थाना क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस की गश्त जारी है। पार्क रोड, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्री आवास समेत कॉलोनियों में भारी संख्या में पुलिस गश्त कर रही है। इस दौरान सड़क किनारे बेवजह खड़े लोगों को पुलिस ने हिदायत भी दी है। तो लखनऊ में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हजरतगंज में पुलिस ने गश्त की है, तो वही बेवजह खड़े लोगों को हिदायत भी दी गई है। पीछे
अब खबर कासगंज से है, जहां एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग इस पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कासगंज के टीबी अस्पताल में लाखों रुपए की दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंककर आग लगा दी गई। सफाई कर्मी और चौकीदार के मुताबिक उन्हें ये दवाई डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ ने आग लगाने के लिए दी थी। वह इस मामले में टीबी अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ का कहना है कि उन्होंने दवाओं के खाली पत्तों में आग लगाई है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र ने कहा कि वो इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को देंगे और जब जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने टीबी अस्पताल के अधीक्षक सीएल यादव से बात कर जानकारी हासिल की और उन्होंने मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। तो कासगंज की खबर आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, लाखों की दवाइयों में आग लगाई गई है, तो वहीं डीएम ने अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जांच कर रिपोर्ट पेश करने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग सरकार की मेहनत पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कासगंज के टीबी अस्पताल में लाखों रुपए की दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंककर आग लगा दी गई है। सफाई कर्मी और चौकीदार के मुताबिक उन्हें ये दवाई डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ ने आग लगाने के लिए दी थी। वह इस मामले में टीबी अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सौरभ का कहना है कि उन्होंने दवाइयों के खाली पत्तों में खबर मथुरा से है, जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। बता दें कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था और हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि शहर के पॉश इलाके कृष्णा नगर में मेन रोड पर बिना पंजीकरण के अस्पताल चल रहा था। वहीं हर खबर पर खबर को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 2 बार नोटिस भी जारी किया। 2 साल से मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। बता दें कि हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग की एनओसी भी नहीं थी। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद, जो है जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल को अब सील कर दिया गया है, क्या है ये पूरा मामला? जी जागृति, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है बहुत गंभीर था। ये 2 साल से जीवन ज्योति हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर शहर के पॉश इलाके कृष्णा नगर में चल रहा था और इस पर स्वास्थ्य विभाग का भी और किसी अन्य विभागों का ध्यान नहीं था। लेकिन जब हमारे संज्ञान में ये आया और हर खबर पर ये खबर दिखाई दी तो हर खबर पर इसका असर हुआ और असर होने के बाद में स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आया और कल इसको अस्पताल को सील कर दिया, इस ट्रॉमा सेंटर को सील कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था जीवन ज्योति अस्पताल, और जो जीवन ज्योति अस्पताल के जो संचालक थे वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे और 2 साल से इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा था। क्योंकि इसका लाइसेंस ना होना, अग्निशमन विभाग का कोई एनओसी नहीं होना और उसके बाद भी जो है बड़े धड़ल्ले से जो है पॉश इलाके में, बिल्कुल मुख्य सड़क पर जो है मथुरा की पॉश इलाके में इस अस्पताल को जो है अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। जी मोहम्मद, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सील करने के बाद अब संचालक की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, संचालक से जब हमने बात करी तो उन्होंने बात करने से हमसे पहले ही मना कर दिया था। तभी हमने इस खबर को चलाया था क्योंकि यहाँ पर मरीज भी काफी संख्या में आ रहे थे और कुछ मरीजों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा था। संचालक से हमने कई बार बात करी तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अपने स्टाफ से कह देते थे कि हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किसके की सह से ये अस्पताल 2 साल से संचालित हो रहा था और इस अस्पताल को जो है मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का किसने हक दे दिया था, ये भी एक विषय है जांच का।
और हमने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। अस्पताल को हमने सील कर दिया है पूरी तरीके से और जांच करने के बाद में जो भी इसके पीछे है, जिसके हाथ है, वो सब सामने आ जाएंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।